बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम इस जगह पर पहुंचे थे कि हमने पेज रिप्लेसमेंट की थोड़ी सी बात शुरू की थी कि हमें कैसे एक पेज को रिप्लेस करना होगा। अगर हमने किसी प्रोसेस की किसी पेज को डिस्क से मेमोरी में लाना है और मेमोरी में जगह नहीं है, तो फिर हमें किसी दूसरे प्रोसेस की किसी पेज को अगर रिप्लेस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और फिर कुछ उससे हमने कुछ जेनेरिक बातें डिस्कस की थी। आज इंशाल्लाह हम उन्हीं बातों को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन हम इसमें अब आज से कुछ डेडिकेटेड एल्गोरिदम आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या एल्गोरिदम हैं जो लोगों ने प्रपोज किए हुए हैं, जो लिटरेचर में आपके पास मौजूद हैं, और उसी के ऊपर फिर लोगों ने मॉडिफाइड जो है ना रिसर्च करके मॉडिफाइड वर्जन जो हैं उसके भी प्रपोज किए हुए हैं आगे। तो उसी बात की कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। अब ये अगली जो स्लाइड है इसमें एक डायग्राम में यही मसला एक एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़रा पिक्टोरियली अगर आप इसको देख लें कि यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि ज़रा देखें कि यहाँ पे एक प्रोसेस है लॉजिकल मेमोरी फॉर यूज़र 1 यानी कि प्रोसेस 1, और ये लॉजिकल मेमोरी फॉर यूज़र 2 यानी प्रोसेस नंबर 2 के लिए है ये। और ये जो है आपका जो है ना डिस्क है, एंड दिस इज़ योर फिज़िकल मेमोरी, और ये इनके जो है ना मेमोरी मैप्स हैं यानी कि पेज टेबल है। ये इसका पेज टेबल है और ये प्रोसेस 2 का पेज टेबल है। अब अगर आप देखें तो पेज नंबर 0 इसका, और 1 और 2, और प्रोसेस नंबर 1 का जो है पेज नंबर 3 जो है वो इस मीन्स के वो भी उसको मेमोरी में लोड नहीं किया गया, वो यानी M जिसमें पड़ा है, मिसाल के तौर पे पेज नंबर M ये अभी डिस्क पे ही पड़ा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है डिस्क पे पड़ा हुआ, वो उसकी जो है यहाँ पे एंट्री नहीं है। इसी तरह अगर आप इधर चले जाएं तो यहाँ पर इसका प्रोसेस नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 6 में लोडेड है। इसी तरह फ्रेम नंबर पेज नंबर 1 इसका नहीं है लोडेड अभी मेमोरी में, जो कि B है, और B आप देख लें तो वो अभी तक डिस्क में पड़ा हुआ है। इसी तरह इसका पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 2 और 7 में रिस्पेक्टिवली पड़े हैं, और उनकी मोड बिट्स इसीलिए वैलिड सेट है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता ये है, एक मिसाल से को समझाने की कोशिश कर रहा है कि PC यानी प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे पहुँच गया है पेज 1 में, इस जगह पर, इस बाइट पर कहीं, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन चलती है लोड M के नाम से। अब लोड M के नाम से एक इंस्ट्रक्शन जो चल रही है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन तो कर रही है M यानी M बाइट को वो लोड करेगी, लेकिन ये जो mth बाइट है या M कोई डाटा है जो कि पड़ा है आपका बेसिकली इसी प्रोसेस के पेज नंबर 3 में, लेकिन वो तो अभी आपके मेमोरी में है ही नहीं, तो उसको लोड कैसे करे वो। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आएगा एक आपके पास क्या, पेज फॉल्ट आएगा, जो हमारी पिछली बहस हमने पिछले लेक्चर्स में की है। अच्छा, जब पेज फॉल्ट आएगा तो वही 6 स्टेप्स जो अभी पीछे आप पढ़ाए हैं कि वो सारा काम होगा, वो जो उस पर काफ़ी टाइम मैं लगा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप उसको रिविज़िट कर सकते हैं अगर आपने उसको रिवाइज करना है। तो अब जो है चूँकि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये रिस्टार्ट होगी, और यहाँ पे जब तक ये M यानी जब तक ये यहाँ पे पेज नंबर 3 इसका एंट्री यहाँ पे यानी फ्रेम लोड नहीं हो जाता, तब तक ये इंस्ट्रक्शन चल ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप देखें फिज़िकल मेमोरी को, तो फिज़िकल मेमोरी में ये मॉनिटर का यहाँ तक कोड, मतलब ये OS का पोर्शन है, इतने पोर्शन में आपका OS लोडेड है, और बाकी आप देखें मेमोरी आपकी बिल्कुल फिल्ड है। ठीक है। अच्छा, अब ADE जो थे, इसके जो ADE, तो आप देख रहे हैं A, D और E वो यहाँ लोडेड हैं, उसके H
जे एच और जे, ठीक है ना जी, वो यहाँ लोडेड है। अब यहाँ पे लेट्स से अगर एम वो लोड करेगा तो फोर्थ फ्रेम में उसको लाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अगर एज्यूम करें कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इस फ्रेम में पहले आपका लेट्स से ये बी लोड हुआ होता, लेट्स से, ठीक है ना जी, बी, यानी यहाँ पे 4 एंट्री जाना पड़ी होती, ठीक है ना जी। तो मतलब ये कि अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इसका पेज नंबर 1 लोडेड है फिलहाल, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे 4 एंट्री का क्या मतलब है कि इस प्रोसेस का पेज नंबर 1 4th फ्रेम में लोडेड है, ठीक है ना जी। तो इसके भी 3 फ्रेम लोडेड है मेमोरी में, इसके भी 3 लोडेड है, और टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 इसके 3 इसके। अब जाहिर बात है एक 7वां फ्रेम चाहिए, क्योंकि ये लोड एम तब होगा जब ये वाला पेज भी आप लोड करें मेमोरी में, यानी इसका पेज 3 जिसकी एंट्री यहाँ नहीं है। अब आपके पास 7वां फ्रेम तो है नहीं, बात समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपकी मजबूरी है, अब यहाँ आपको एक पेज, यू नीड अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है ना जी। ये स्लाइड सिर्फ ये बात समझा रही है कि यू नीड अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब क्या करें, अब 2 बातें हैं, मैं बातें बहुत हैं, मैं एक मिसाल सिर्फ, चूंकि 2 प्रोसेसेस की मिसाल इसने दी है स्लाइड पे, तो हम एक बात ये कर सकते हैं कि चूंकि भाई साहब प्रोसेस नंबर, यूज़र नंबर 1 के प्रोसेस को पेज जो है ना एक मेमोरी में एक नया पेज लाने की जो है ना जगह चाहिए, तो इसी को कहो कि तुम अपना एक पेज की जगह खाली करो, यानी एक फ्रेम अपना खाली करो, तुम्हें मसला है तो तुम ही खाली करो। और एक सोल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जे इन दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी लो है प्रोसेसेस की, उसमें से किसी एक से एक फ्रेम ले लो, ओएस उससे ले ले और वो वाला पेज ले ले जो उसकी फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है, जिसकी प्रायोरिटी लो है उस प्रोसेस की। ये मैंने आपको सिर्फ 1-2 क्राइटेरियाज बताए हैं, इस तरह के बतेरे क्राइटेरियाज हैं, बनाए जा सकते हैं, प्रपोज किए जा सकते हैं और प्रपोज किए गए हैं, और आने वाले एल्गोरिथम्स में कुछ ऐसे ही क्राइटेरियाज हम देखेंगे भी, ठीक है ना जी। तो अब जो है ये जो है इसमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ आपको समझ आ गई कि ये जो है यहाँ पे जो यहाँ से अभी आपको ये समझ आ गई कि मसला है, यानी ये पेज इसके लिए, ये पेज अवेलेबल यानी इसके लिए नहीं है, जगह नहीं है इसके लिए, और इसके लिए कोई एक आपको पेज निकालने की यानी जो है ना उसके लिए जगह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना जी। तो अब उसके लिए यू नीड टू रिप्लेस सर्टन, यानी यू नीड टू रिप्लेस वन ऑफ द फ्रेम जो कि किसी एक प्रोसेस को आपने असाइन किया था और वो दूसरे को देना है। तो बाद उसके जो एल्गोरिथम है वो तो इंशाल्लाह आगे आएंगे, तो उस वक्त हम देखेंगे। अच्छा जी, मेरा ख्याल है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कि इस किस्म के मसले का सलूशन देते हैं और क्या हमें करना चाहिए। अच्छा जी, इससे पहले कि उस एल्गोरिथम्स पे जाएं तो बेसिक पेज रिप्लेसमेंट की हम बात करेंगे कि कैसे होगी। सबसे पहला स्टेप वो कहता है ये होगा कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड पेज ऑन द डिस्क। आपको कहता है पहले तो डिज़ायर्ड पेज को लोकेट करना होगा डिस्क के ऊपर कि वो कहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना जी। ज़ाहिर है वो ओएस पर लोकेट कर लेगा कि कहाँ पर है, मसलन ये बी पेज या एम पेज इस प्रोसेस का, उसको वो मेमोरी में उसने लाना है तो कहाँ से लाना है, यहाँ से लाना है, वो लोकेट करेगा। अच्छा जी, अब जब वो लोकेट हो गया तो उसके बाद वो कहेगा फाइंड अ फ्री फ्रेम। अब फ्री फ्रेम जो है वो फ्री फ्रेम जो है ना उसको यहाँ में इस केस में तो नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाता है तो बस फिर वहाँ पर लगा देगा। और इफ देयर इज अ फ्री फ्रेम यूज इट, if there is no free frame then use a page replacement algorithm to select a victim frame।
अब ज़ाहिर है किसी के ऊपर शामत आएगी, किसी फ्रेम पे गुरज गिरेगी, किसी को निशाना आप बनाएंगे, विक्टमाइज करेंगे किसी फ्रेम को, यानी किसी दूसरे प्रोसेस के किसी एक पेज को निकाल बाहर करेंगे, या किसी एक तीसरे प्रोसेस के पेज को निकाल बाहर करके इसको उसकी जगह लाएंगे, यानी या ये विक्टमाइज हो जाएगा या ये विक्टमाइज होगा, कोई एक होगा बेस्ड ऑन सर्टन एल्गोरिदम। तो वो कहता है कि वो आपने चूज करें बेस्ड ऑन सर्टन रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। फिर कहता है तीसरा पॉइंट कि ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्री फ्रेम। वो जो आपने विक्टिम्स किया था उसको आप डिस्क पे वापस ले गए और उसके बाद नए फ्रेम को उसकी जगह ले आए। एंड अपडेट द पेज एंड फ्रेम टेबल्स। तो जाहिर बात है आपको फिर पेज टेबल भी अपडेट करना होगा। मिसाल के तौर पे आप एम को ले आए यहाँ पे तो किसी फ्रेम में और दूसरे को वहाँ से ले गए, तो ये 5 नंबर जो है ना ये फिर आप उसका यहाँ पे अपडेट करेंगे कि इधर जो है ना उसकी एंट्री लानी पड़ेगी और उस फ्रेम का नंबर यहाँ लगा के इस आई को फिर आप वी बना देंगे, इसको वी बना देंगे जिसकी ज़रूरत है। ठीक है जी। और रीस्टार्ट द प्रोसेस का मतलब यहाँ है कि रीस्टार्ट दैट इंस्ट्रक्शन जिसपे प्रोग्राम काउंटर यानी जिधर से आपने ये लोड एम चला रहे थे, प्रोग्राम काउंटर एक स्टेप आगे खड़ा होता है, आपको पता है ना डीएलडी के नॉलेज से। तो लोड एम पे आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी लास्ट टाइम, पेज फॉल्ट हुआ था और पीसी यहाँ खड़ा था। तो जब आपका पेज फॉल्ट है तो रीस्टार्ट करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन को दोबारा चलाएंगे तो अब पेज फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एम वाला पेज आप मेमोरी से उठा के किसी जगह डिस्क से उठा के किसी जगह फिजिकल मेमोरी में ला चुके होंगे। लिहाजा नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो है ना ये स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है ना जी, बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी ये क्लियर हो गया जी। ठीक है जी, बेसिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब यही बात वहाँ पे ये जो है ना जो मैंने बताई हैं इसने पिछली स्लाइड में, वही जो 4 बातें हैं इसको पिक्टोरियली एक्सप्लेन कर रहा है कि स्वैप आउट द विक्टिम पेज। जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपने यूज़ किया है उससे विक्टिम जो इस पेज को सेलेक्ट किया है, ये फ्रेम विक्टिमाइज फ्रेम है। इस पे जो पुराने प्रोसेस का एक पेज पड़ा था इस फ्रेम में, F स्टैंड्स फॉर फ्रेम, उसको आप वापस डिस्क पे ले गए और स्टेप 2 में आपने क्या किया, जो ही इसको वापस ले गए तो ये जो फ्रेम की एंट्री थी ये इनवैलिड हो गई अब उस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे ये जो फ्रेम मिसाल F13 था तो आपने यहाँ 13 लिखा था, अब 13 की जगह 0 लिख दें, मतलब ये कि ये एंट्री 0 मीन्स नल, अब इसकी एंट्री नल हो गई। ठीक है ना जी, नल एंड वाइड हो गया, यानी कि अब इसका ये पेज जो है ना वो नल है, मीन्स कि इसके लिए कोई फ्रेम असाइन नहीं है, और ये वी से आई कर दिया, चेंज टू इनवैलिड। तीसरा स्टेप क्या किया, वो जिसकी वजह से आपने इसको विक्टिमाइज किया था, यानी जिस प्रोसेस के एक फ्रेम को आपने जगह देनी थी, यानी उसके एक पेज को डिस्क से ला के एक फ्रेम में लाना था, उसको स्वैप करें, डिजायर्ड पेज को पेज इन करें, स्वैप इन करें। यहाँ जब इसको करेंगे तो फिर इसका जो जिस प्रोसेस का ये पेज आप लाए हैं उसका पेज टेबल अपडेट करेंगे, रीसेट द पेज टेबल फॉर द न्यू पेज। ठीक है ना जी, और उसकी एंट्री को जो है ना दोबारा क्या करेंगे, आई से वी करेंगे। अब ये अगर एक ही पेज टेबल में ये दोनों एंट्रियां हुई हैं तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक ही प्रोसेस का आपने एक पेज निकाल के दूसरा पेज लाए हैं, यानी उसी प्रोसेस का एक पेज इनवैलिड कर दिया, दूसरा वैलिड हो गया, यानी एक ही प्रोसेस का एक पेज स्वैप आउट हो गया, एक स्वैप इन हो गया। और अगर आपने एक प्रोसेस का एक पेज निकाला और दूसरे प्रोसेस का एक पेज स्वैप इन किया तो फिर इसका मतलब है कि ये 2 डिफरेंट पेज टेबल में एंट्रियां छेड़ी जाएंगी। एक में इनवैलिड होगा, ठीक है ना जी, सेट हो जाएगा, और दूसरे में वैलिड सेट हो जाएगा। ठीक है ना जी, वो मेरा ख्याल है अब ये बात आपको आसानी से समझ आ सकती है। बात एक ही है, यानी ये डिपेंड्स कि आप विद इन प्रोसेस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम चलाया है आपने या कि बिटवीन द प्रोसेस जो है ना पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम आपका चला है। तो ये सारी बातें भी हैं, आगे जो एल्गोरिथम्स आ रहे हैं उन्हीं में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम फिर जो है वो कौन सी स्कीम पे जो है वो चलता है। ठीक है जी। अच्छा जी अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बात को लेके
अब हमें चाहिए एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट द पेज लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट। हमें कोई एक ऐसी जो है ना एल्गोरिदम चाहिए जिसमें पेज फॉल्ट का रेट जो है ना एज मच एज लेस हो। ठीक है, होना तो है कि जब वर्चुअल मेमोरी का एल्गोरिदम हम लगाएंगे तो पेज फॉल्ट से बच तो नहीं सकते, लेकिन अब आप चाहेंगे ये कि एक ऐसा एल्गोरिदम हो जिसमें पेज फॉल्ट कम से कम हो। तो अब हम कहते हैं कि हम इवेल्युएट एल्गोरिदम बाय रनिंग इट एंड ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस। एक रेफरेंस स्ट्रिंग हम जेन में बना लेते हैं, या लेट्स से एक्चुअली ये है, और हम उस पर कंप्यूट करते हैं कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स उस स्ट्रिंग पर कितनी आती हैं, और हमारी एग्जांपल जो होंगी वो हम जो आगे आने वाली एग्जांपल्स हैं वो इस रेफरेंस स्ट्रिंग पे चलाएंगे। मिसाल के तौर पे ये रेफरेंस स्ट्रिंग से मुराद मेरी ये है कि ये आपने एक प्रोसेस है, इसका पहले पेज नंबर 1 रेफ़र किया, फिर थोड़ी देर बाद पेज नंबर 2 उसका रेफ़र हुआ, फिर उसका पेज नंबर 3 में कोई डाटा कॉल किया आपने यूज़ करने के लिए तो उसको रेफ़र किया, अगर वो मेमोरी में नहीं था तो उसको लाए मेमोरी में, फिर पेज नंबर 4, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक इंस्ट्रक्शन आई जिसने पेज नंबर 1 को रेफ़र किया, पहले भी हुआ था, फिर 1 दोबारा रेफ़र हुआ। हो सकता है, यानी मुमकिन है, मतलब ज़ाहिरी बात है आपका तो प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगह से डाटा उठ के आ जा सकता है, इंस्ट्रक्शन इधर उधर जा सकती है, जंप्स मार सकते हैं आप, स्विचिंग हो सकती है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। तो इट डिपेंड्स कि आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, फिर दोबारा वापस किसी दूसरे पेज में आ सकते हैं, तो आप एक ही पेज को बार बार भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर 1 यहाँ रेफ़र हुआ है, यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, इसी तरह 2 यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, फिर कुछ देर बाद यहाँ हुआ है, इसी तरह 3 को देखें यहाँ हुआ है, फिर कुछ अर्से बाद यहाँ हुआ है, 5 यहाँ हुआ है, फिर कुछ अर्से बाद यहाँ हुआ है। तो ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है, ये लाइफ साइकिल है एक प्रोसेस का कि वो अपने लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ अपने पेजेस को रेफ़र करता है, और हम इस पे अपनी जो है ना एग्जाम्पल चलाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जनाब कितने पेज फॉल्ट्स हमारे पास इस रेफरेंस स्ट्रिंग पे होते हैं, और ये हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आया फिर कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है या कौन सा एल्गोरिदम कैसा बिहेव करता है एक ही किस्म के रेफरेंस स्ट्रिंग पे। रेफरेंस स्ट्रिंग हम एक सेम रखेंगे तो इससे हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो ये इस वजह से हमने रेफरेंस स्ट्रिंग को फिक्स किया है। अच्छा, आगे फिर इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हैं, अभी वो देखेंगे मिसाल से। अच्छा जी, अब वो एक जो है ना एक ग्राफ प्लॉट दिखा रहा है आपको कि ग्राफ ऑफ पेज फॉल्ट्स वर्सेस द नंबर ऑफ फ्रेम्स, यानी एक तरफ उसने नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स कितने आपके पास मेमोरी में है वो, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो देखें, एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे पूछता हूँ। कॉमन सेंस तो ये कहती है ना कि अगर आपने एक प्रोसेस को फ्री फ्रेम्स ज़्यादा दिए हैं, फ्री फ्रेम्स ज़्यादा दिए हैं, शुरू में ही एलोकेट किए हैं, तो फिर उस प्रोसेस के पेज फॉल्ट्स कम होंगे ना। और अगर उस प्रोसेस को आपने फ्री फ्रेम शुरू में कम दिए हैं तो पेज फॉल्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने उसे तंग जगह में जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश की है, उसे कहा है कि तुम इस कम से कम जगह में अपने आप को एडजस्ट करोगे तो पेज फॉल्ट ज़्यादा होंगे। मतलब ये कि मैं एक मिसाल ऐसे दूं कि अगर एक प्रोसेस है उसको आपने 5 फ्रेम्स दिए कि भाई इस 5 फ्रेम्स में अपने पेजेस को तुम जो है ना रेफरेंस पेजेस जो तुम्हारे हैं ना मेरे डिस्क से वहाँ लाया करो, इस 5 से ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं देता। तो ज़ाहिर है वो अपने जो भी मोस्ट यूजेबल पेजेस हैं वो प्रोसेस डिस्क से उन्हीं 5 जो है फ्रेम्स में वो ला के रखेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इम्कानी पेज फॉल्ट्स तो होंगे, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इसी प्रोसेस को मैं अगली दफ़ा कहता हूँ कि अब मैं तुम्हें इस दफ़ा 8 फ्रेम्स देता हूँ फ्री, और इन 8 फ्रेम्स में तुम अपने आप को चलाओ। तो 8 फ्रेम्स का मतलब है कि वो ज़्यादा 8 जो पेजेस उसके रीयूज़ होते हैं उनको वो जाके मेमोरी में लाएगा डिस्क से। तो अब आप मुझे बताएं, खुद कॉमन सेंस जो कहती है वो तो ये डिक्टेट करती है ना कि ज़्यादा फ्री फ्रेम्स आप एक प्रोसेस को देंगे तो कम पेज फॉल्ट्स होंगे, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा फ्रेम्स शुरू में ही एलोकेट कर दिए हैं, पेज फॉल्ट्स का इम्कान कम होगा।
और कम पेज जो है ना, कम फ्रेम्स आपने फिजिकल मेमोरी में एक प्रोसेस को दिए तो पेज फॉल्ट्स ज़्यादा होंगे। तो ये प्लॉट यही दिखा रहा है, अगर आप गौर करें कि देखें अगर पेज नंबर ऑफ फ्रेम्स आपने एक दिया है ना किसी प्रोसेस को, तो पेज फॉल्ट तकरीबन ये 13 है के लगभग हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स आपने 2 दिए हैं तो पेज फॉल्ट्स हो गए 7। इसी तरह अगर आपने फ्री फ्रेम 4 दिए हैं तो तकरीबन वो कहता है कि पेज फॉल्ट लगभग 5 हो गए, ठीक है। इस तरह 6 दिए या 5 दिए तो लगभग 4 हो गए। तो आस्ता आस्ता जूँ आप देख रहे हैं ये प्लॉट, जूँ आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ रहे हैं पेज फॉल्ट्स नीचे हो रहे हैं, ठीक है ना, आस्ता आस्ता नीचे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। तो ये कॉमन सेंस तो इसी को बात करें, लेकिन अब हम ज़रा देखते हैं कि रियली भी ऐसा है कि नहीं। तो एक मिसाल अभी लेते हैं, ठीक है जी। अब वही रेफरेंस स्ट्रिंग मैंने आपके सामने रखी है, अच्छा वो जो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस की थी, ये किसी प्रोसेस की रेफरेंस स्ट्रिंग है, यही 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वही है। अच्छा अब लेट्स से इसको हम कहते हैं कि एक प्रोसेस इसको 3 फ्रेम्स के साथ पहले चलाते हैं, यानी 3 फ्री फ्रेम्स इसको फिलहाल एलोकेट किए हैं एक ओएस ने, और बाद में इसको इसी को रेफरेंस स्ट्रिंग को 4 फ्रेम्स के साथ चलाएंगे। तो फिर देखेंगे कि इसमें जनाब कितने पेज फॉल्ट्स होते हैं। अच्छा 3 पेजेस के साथ अगर आप चलाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा। तो 1 जब आएगा तो ज़ाहिर है वो तो डिस्क से अभी पहली दफ़ा तो पेज फॉल्ट होगा ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ओएस को नहीं पता ना कि कौन सा पेज आप रेफर करेंगे। तो शुरू में तो जो मेमोरी में कोई प्रोसेस नहीं, कब कोई पेज शुरू में तो कोई नहीं होगा ना, तो फर्स्ट टाइम तो जो भी पेज आएगा वो तो एक एक पेज फॉल्ट हो के आएगा। तो पहली दफ़ा जब ये 1 आया, शुरू में आपको 3 फ्री फ्रेम मिले थे, तो 1 2 3 3 फ्रेम थे, और आपका पहला पेज आया इधर लगा 1, तो एक पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है ना जी, एक पेज फॉल्ट। मैं ये काउंटर यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, साथ साथ। फिर 2 आया, यहाँ लगा दूसरे फ्रेम में, एक पेज फॉल्ट एक और हो गया, 2 हो गया पेज फॉल्ट्स, ठीक है ना जी। फिर 3 आया तो यहाँ लगा पेज फॉल्ट्स 3 हो गए, ठीक है ना जी। फिर 4 आया, अब 4 जब आया तो वो कहाँ लगेगा, यही 3 फ्रेम्स है ना, उसने लेट से लगाया उसको। अगर हम इस कानून पे चलें कि हम चलाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, पहले आइए पहले पाइए एल्गोरिथम, लेट से अगर हम चलाते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट, तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इस उम्मीद पे कि यार ये 1 पहले आया था तो ये शायद अभी ये इस्तेमाल ना हो बहुत अरसे तक, तो इस उम्मीद पे हम इसको निकालते हैं और 4 को वहाँ लगा देते हैं। तो अब स्टेटस क्या हो जाएगा इस पे आपके जो है ना इस प्रोसेस के पेजेस का मेमोरी में 4 2 3, यानी 1 को रिप्लेस कर देगा। तो अब स्टेटस क्या बन जाएगा आपका 4 2 3, ठीक है ना जी। लेकिन जब 4 आया तो ये इसने 1 को रिप्लेस किया, तो ये पेज फॉल्ट्स 4 हो गए, पहले 3 इसके लिए हुए थे, फिर 4 एक आया तो एक फिर इसको रिप्लेस किया 4। अच्छा फिर 1 आया, 1 आया तो 1 ने इस 2 को रिप्लेस किया, ठीक है ना जी। तो अब क्या स्टेटस हो गया 4 1 3, और पेज फॉल्ट एक बढ़ गया 5। फिर आया 2 आया तो उसने जनाब इसको रिप्लेस किया, ठीक है ना जी। तो स्टेटस हो गया 2 4 1 2 हो गया, और एक पेज फॉल्ट का काउंटर बढ़ गया, 6 हो गए पेज फॉल्ट्स। अब आया 5 आया तो 5 ने अब किसको रिप्लेस किया, इस 4 को, तो अब स्टेटस बना 5 1 2, और जब 5 आया तो ये एक पेज फॉल्ट और हो गया। फिर आया 1, ठीक है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे है तो नो पेज फॉल्ट, इस पेज फॉल्ट आपका नहीं होगा। 2 भी आपका इधर है, 2 पे भी आपका पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है ना, 2 भी आपका मौजूद है ना अभी मेमोरी में, यानी अभी तक स्टेटस ये है, 7 पेज फॉल्ट आपके हो चुके हैं। अच्छा 3 और 4, 3 आया, 3 यहाँ नहीं है ना, तो कौन हटेगा, 5 अभी रिसेंटली लगा था ना, तो अब 3 यहाँ लगेगा, ठीक है जी, और एक पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है ना जी, तो ये 8 हो गए।
और फिर जनाब 4 आया, तो 4 सबसे जो फाइफो में अभी किसका नंबर है, जो ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये, तो ये इसकी जगह लगा, तो 534 स्टेटस हो गया और एक पेज फॉल्ट और बढ़ गया। और इसके बाद 5 आया, तो 5 तो ऑलरेडी है इसमें, क्योंकि 534 आपका स्टेटस है ना अभी, यही जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये वहाँ पे भी बन गया है। और इसके बाद आपकी स्ट्रिंग रेफरेंस ख़त्म हो गई, यानी कि आपके मज़ीद प्रोसेस टर्मिनेट हो गया या वट एवर, यहाँ तक रेफरेंस स्ट्रिंग हमारी रुक गई। तो अब तक इतने पेजेस जो रेफ़र हुए हैं, टोटल कितने पेज फॉल्ट्स आपको मिले, 9। आपको शुरू में फ्री फ्रेम ओएस ने कितने दिए थे, 3 दिए थे। 3 पे आपने ये स्ट्रिंग चलाई, इस प्रोसेस के ये पेज रेफ़र हुए थे इस ऑर्डर में, तो आपने जब चलाया तो कितने पेज फॉल्ट्स आपको मिले, 9 मिले। अब जरा आए, अगर यही रेफरेंस स्ट्रिंग आपको ओएस पे हम चलाएं विद 4 फ्रेम्स, तो अब ज़रा देखेंगे आप गौर से ज़रा कि अब कितने पेज फॉल्ट्स होते हैं। हाँ जी, 1 चलाएं, इधर आया 1 पेज फॉल्ट होगा। अच्छा, अब ज़रा तेज़ चलाता हूँ तो समझ आएगी। 1 2 3 4 पे तो 4 पेज फॉल्ट्स होंगे ना आपके, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो शुरू में चारों नहीं थे, तो 4 पेज फॉल्ट तो स्ट्रेट अवे आपने गिन लिए, ठीक है। अच्छा, अब 4 यहाँ तक आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग हो चुकी है। अच्छा, अब आया 1, तो 1 पे मुझे बताएं जनाब, हाँ जी 1 ऑलरेडी है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, 1 है ना, तो इस पे पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर 2 आया, अभी स्टेटस क्या है, ये है ना, हाँ जी 2 आया, तो 2 पे भी पेज फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है और 2 भी मौजूद है, तो 1 और 2 पे भी पेज फॉल्ट नहीं होंगे। 5 आया तो 5 पे पेज फॉल्ट होगा। 5 किसको रिप्लेस करेगा, इसको, ठीक है ना जी, तो 1 पेज फॉल्ट हो गया, 5 हो गए। फिर 1 आया, ठीक है ना जी, 1 आया तो अभी ये 5 2 4 3 4 ये स्टेटस है ना, अभी ये स्टेटस है 5 2 3 4। 1 आया तो किसको रिप्लेस करेगा, फर्स्ट 1 इसको, तो एक जाना पेज फॉल्ट एक और हो गया, 6 हो गया। इसी तरह फिर आएगा 2, तो 2 यहाँ इसमें नहीं है, क्योंकि अभी स्टेटस इसके बाद क्या हो गया था, 5 1 3 4, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये आया, तो ये चलते चलते आप जब इसको एंड तक चलाएंगे ना, उसी तरह से जिस तरह ये चलाया था, तो ये 10 पेज फॉल्ट्स आपके बनेंगे। 3 फ्रेम के साथ 9 पेज फॉल्ट्स थे, जब 4 फ्रेम्स हो गए तो 10 पेज फॉल्ट्स हो गए। तो अब ज़रा आप मुझे बताएं, कॉमन सेंस तो ये नहीं कहती, कॉमन सेंस तो हमने पीछे प्लॉट ड्रॉ किया कि जितने ज़्यादा फ्री फ्रेम्स होंगे उतने कम पेज फॉल्ट्स होंगे, ठीक है ना जी, और जितने ज़्यादा पेज फॉल्ट्स होंगे वो इस बात की दलील होंगे कि आपने मुझे कम फ्री फ्रेम्स दिए थे। लेकिन कहते हैं रियली ये मिसाल पे तो आपकी बात सही साबित नहीं हुई। 3 कम फ्रेम्स पे कम पेज फॉल्ट्स आए हैं और ज़्यादा फ्रेम्स पे ज़्यादा पेज फॉल्ट्स आए हैं, तो ये तो बात उलट है। तो यही बात एक बेलेडी साहब हैं, वो कहते हैं बेलेडीज एनोमली इसको कहा जाता है, इस प्रॉब्लम को। अच्छा, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, मोर फ्रेम्स मीन्स मोर पेज फॉल्ट्स, ये सिंबल समझते हैं ना, इम्प्लीकेशन जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी थी। इफ मोर फ्रेम्स देन इट मीन्स मोर पेज फॉल्ट्स। और इस ऊपर की मिसाल में यही हमें साबित हुआ है कि जब फ्रेम्स मैंने बढ़ाए हैं तो पेज फॉल्ट ज़्यादा हो गए हैं, जब फ्रेम्स कम किए थे तो पेज फॉल्ट्स कम थे। इसका मतलब है कि ये हर वक्त ये बात गारंटी नहीं होगी कि आप क्या ये कह सकें कि ज़्यादा फ्री फ्रेम्स होने का मतलब है कि मज़े हैं और जनाब जी सिस्टम में पेज फॉल्ट्स कम होंगे, नहीं। असल में पता है इसकी वजह आपको कुछ समझ आ गई होगी। ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है असल में, कि कौन सा पेज बार बार आएगा, कौन सा बहुत फ्रीक्वेंट है, कौन सा बहुत लेट आएगा,
कौन सा कितनी देर बाद आएगा, चूंकि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स फिर जना बेमानी होकर रह जाती है वो बात, ठीक है ना जी। इस वजह से बैलेडी साहब ने ये साबित किया कि मोर फ्री फ्रेम्स का मतलब मोर पेज फॉल्ट्स, ठीक है ना जी। मतलब ये कि वो उन्होंने ये इन्हें साबित किया कि ये किसी गलत फहमी में कोई ना रहे कि अगर फ्री फ्रेम ज़्यादा होंगे, अवेलेबल होंगे किसी प्रोसेस के लिए, तो इसका मतलब होगा कि फिर पेज फॉल्ट्स भी सिस्टम में कम होंगे। तो ये बात गारंटीड नहीं है, हो सकता भी है लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है जी। तो आई थिंक ये चीज़ मसला आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आए जी आगे। तो अभी बैलेडीज एनोमली, यानी कि पीछे तो आपने जो है ना जेनेरिक बात की थी ना, तो ये जेनेरिक बात कहते हैं बैलेडी साहब कहते हैं ठीक नहीं है। बैलेडीज एनोमली का प्लॉट कहते हैं वो कुछ ऐसे होगा। वो कहते ये हैं कि अभी आप पीछे देख आए हैं ना, क्या देख आए हैं कि 3 फ्रेम्स के साथ 9 पेज फॉल्ट्स और 4 के साथ 10। तो अब देखें 4 के साथ वो कहता है 10 पेज फॉल्ट्स और 3 के साथ 9 पेज फॉल्ट्स, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये कोई लाजमी बात नहीं है, ये मतलब ये कि ये प्लॉट वो कहना चाह रहा है कि जब 5 फ्रेम्स के साथ आप ये मसला करेंगे ना, तो पेज फॉल्ट्स ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 6 के साथ करेंगे तो फिर भी 5 होंगे, वो कहता है। तो ये तो स्ट्रेट होगा, तो ये तो फिर ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, हालांकि आपने तो फ्रेम बढ़ा दिए, ठीक है ना जी। तो यानी यहाँ पे वो दोनों मिसालें हैं, बराबरी वाली भी मिसाल है और कम ज़्यादा वाली भी है, और इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है और स्ट्रेट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इससे आप कोई एक नतीजा नहीं निकाल सकते कि ज़्यादा फ्रेम्स से मतलब ज़्यादा पेज फॉल्ट्स या ज़्यादा फ्रेम्स का मतलब कम पेज फॉल्ट्स। ऐसी कोई हम गारंटी या कोई नतीजा जो है ना फिक्स जो है ना कंक्लूड नहीं कर सकते इस बात से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब हम इसको लेके चलें तो अब आए FIFO को चलाते हैं। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये एक रेफरेंस लेंगे, उसको चलाते हैं। सबसे पहले ये अब एक मिसाल है, ये एक पेजेस हैं जो इस ऑर्डर में रेफर हुए हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस के। तो ये नीचे जो ये कॉलम्स हैं ना, ये तब उसने ड्रॉ किए हैं, स्टेटस FIFO क्यू का ड्रॉ किया है जब जब पेज फॉल्ट हुआ है, और जब पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तो उस जगह आपको वाइट स्पेस नजर आएगा। अच्छा, इधर पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो उसको ड्रॉ नहीं करेगा। अभी आप इसको ज़रा देख लेंगे खुद भी तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको चलाता हूँ। देखें, पहले 7 पेज रेफर हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, 3 फ्रेम्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। 0 हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, वो लगा। 1 आया, पेज फॉल्ट हुआ, यहाँ लगा। 3 पेज फॉल्ट हो गए, ठीक है। अब तक 2 आया, अब पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 701 स्टेटस है अब तक मेमोरी में। 5 होगा तकाजा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट कौन इन हुआ था 7, तो फर्स्ट आउट भी यही होगा, तो ये 2 7 के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब 0 आया तो 0 जो है ना वो तो ऑलरेडी मौजूद है ना, तो देखें यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 0 रेफर हुआ है लेकिन 0 ऑलरेडी FIFO पड़ा है आपके फ्रेम्स मेमोरी के फ्री अवेलेबल फ्रेम्स में, लिहाजा देयर इज नो पेज फॉल्ट है। अच्छा, उसके बाद 3rd पेज रेफर हुआ। 3rd जब आपने चेक किया 201 में तो नहीं है। तो अब इसमें अगर आप गौर करें, अभी लास्ट आपने किसको अपडेट इसको किया था, 2 को किया था ना। तो अब सबसे जो पुराना बंदा है वो ये है 2, तो अब ये 0 यानी इसको अब रिप्लेस करके 3 आया इधर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। क्यों? क्योंकि आपने देखे ना 7 के ऊपर 2 को लाए थे, क्योंकि 7 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सबसे पहले आया था। जब 2 ने उसको रिप्लेस किया तो अब सबसे पुराना ये रह गया 0, तो लिहाजा 3 अब उसकी जगह है। समझ आ रही है बात? फिर तो अब स्टेटस 2 3 1 है। अब सबसे पुराना कौन है इसमें? 1 है। अब अगर शामत आएगी तो 1 की आएगी। अब 0 आया तो 0 ने शामत 2 3 और 1 की लाया, तो ये देखें 0 इस 1 के ऊपर राइट हुआ।
4 आया तो अब पुराना कौन हो गया 2, तो पेज फॉल्ट एक और हुआ। फिर 2 आया, अब शामत इसकी आई, इसको रिप्लेस किया। 3 आया, शामत इसकी आई, इसको दिया। 0 आया, इसकी आई। 3 2 आया तो 3 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, नो पेज फॉल्ट्स। 1 आया, अब इसकी शामत आई, इधर गया। 2 आया, इधर आई, एंड 0 1 आया तो वो मौजूद है, लिहाजा नो पेज फॉल्ट्स एंड सो ऑन। तो ये आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग पे इसने FIFO का एल्गोरिथम चला के दिखा दिया कि ये कैसे जो है आपका ये एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बुनियादी FIFO एल्गोरिथम आपने समझ लिया कि ये कैसे काम करता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इनिशियल एजम्पशन आपने जहन में रखनी है, जो हमने लेक्चर के शुरू में के लेक्चर में मैंने जब चैप्टर 9 शुरू किया था कि जब पेज फॉल्ट फर्स्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि लेजी स्वैपर की जहाँ बात की थी हमने कि लेजी स्वैपर वो होता है कि वो नेवर स्वैप इन अ पेज अंटिल इट इज रेफरेंस्ड फ्रॉम द डिस्क। ठीक है ना, तो ये उस कानून के तहत बात हो रही है कि 7 जब पहला पेज रेफर होगा तो पेज फॉल्ट लाजमन होगा, वो डिस्क से आएगा ही मेमोरी में 7 तब नंबर पेज, यानी ये 7 नंबर यानी पेज ये इधर आएगा ही तब, ठीक है ना जी, जब इसको रेफर किया जाएगा तो पेज फॉल्ट तो होगा ना पहली दफ़ा, तो 6 स्टेप्स चलेंगे। फिर 0 तब आएगा ही तब जब ये रेफर होगा, 1 आएगा ही तब कि जब रेफर, तो शुरू में तो जो है ना पेज फॉल्ट होंगे। हाँ, कुछ देर बाद जो पेजेस ज़रा रिपीट होंगे बार बार तो शायद उस फिर वक्त पेज फॉल्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बातें सारी वेरिएबल हमने अभी बैलेडीज नॉर्मली पढ़ी है कि ये सारी बातें इस पे भी डिपेंडेंट है कि कितने पास फ्री फ्रेम्स अवेलेबल हैं और कितना एक पेज फ्रीक्वेंट है। और क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग है, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस स्ट्रिंग इवन कि एक प्रोसेस के लिए भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। भला क्यों? मुझे ये बताएं कि ये अगर आप एक C++ का एक प्रोग्राम आपने लिखा हो और आप उसमें कॉम्प्लेक्स किस्म का कोड हो, कभी उसमें यूज़र प्रेस 1 करके एक फंक्शन कॉल करता है, प्रेस 2 करके दूसरा कॉल करता है, प्रेस 3 करके तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 को 50-60 उसमें फंक्शनैलिटीज़ आपने एंड यूज़र को प्रोवाइड की हुई हैं, और वो जाके डाटाबेस में कभी कुछ करता है, कभी क्या करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी डाटा उठा के वहाँ लेके जाता है। एक पेचीदा सा सॉफ्टवेयर है। तो आप मुझे बताएं ना, वो तो जब मेमोरी में लोड होगा तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग हर दफ़ा सेम तो नहीं होगी उस प्रोसेस की। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंड यूज़र रिस्पॉन्सेज कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उस सॉफ्टवेयर के साथ। तो आप पहले से तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये इस प्रोसेस की रेफरेंस स्ट्रिंग क्या बनेगी। ये इसी प्रोसेस को जाना कोई दूसरा एंड यूज़र यूज़ करेगा तो उसकी रेफरेंस स्ट्रिंग ऑल टुगेदर कुछ और बन रही होगी, उधर पेज फॉल्ट्स की शरह को बहुत ज़्यादा होगी, आपके केस में पेज फॉल्ट्स की शरह को बहुत कम होगी। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस स्ट्रिंग। एंड रेफरेंस स्ट्रिंग क्या जाना आपका फ्यूचर आपको पता नहीं होता, यानी 1 यहाँ ख़त्म हुआ है ना, अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद यूज़र क्या, ये तो इसने एक रेफरेंस स्ट्रिंग का कुछ टोटा दिखाया हुआ है यहाँ और यहाँ एक इंटरवल के अंदर आपको समझाई ये बात कि इतने पेज फॉल्ट्स इसमें हुए। अब 7 से पहले क्या है वो उसने नहीं बताया, और यहाँ 1 के बाद अब यूज़र कौन से पेज रेफर करेगा ये भी नहीं पता। अब देखें इसमें ये पेज नंबर देखें 0 1 2 3 4, ठीक है, और 7 इसमें आपको नजर, 5 6 सिरे से यहाँ पेज नंबर 5 और 6 सिरे से यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा, इस अरसे में रेफर ही नहीं हुए वो, शायद इसके बाद 5 6 भी आ जाए, ऐसा है। तो ये चीज़ें सारी क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज़र्स रिस्पॉन्सेस, यानी डिपेंड्स करता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो है ना आप फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा जी, ना अब हम आते हैं दूसरा एल्गोरिथम पढ़ते हैं, ठीक है। FIFO एक एल्गोरिथम आपने पढ़ लिया, अब हम आते हैं ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल एल्गोरिथम नाम से ही ज़ाहिर है कि ये तो बड़ा को ऑप्टिमल एल्गोरिथम होगा, यानी इसमें पेज फॉल्ट्स बहुत कम होंगे और है भी ऐसे।
वो क्यों, पहले तो इसको पढ़ाने से पहले मैं ज़रा ये रेफरेंस स्ट्रिंग पे पहले आपको बताऊँ ना, ये रेफरेंस स्ट्रिंग वही है 1 2 3 4 1 2 5। इस पे आप मुझे बताएं आपने पीछे जो ये जो 1 2 3 4 ये वही रेफरेंस स्ट्रिंग है। इस पे जब आपने FIFO चलाया था तो विद 3 फ्रेम्स कितने पेज फॉल्ट्स आए थे? 9, और विद 4 आए थे 10। ठीक है ना, 9 और 10 से तो कम नहीं आए ना। ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहता है जब मैं इस रेफरेंस स्ट्रिंग को चलाऊंगा ना तो मैं 6 पेज फॉल्ट्स करूंगा। तो ये 9 और 10 दोनों से बेहतर है ना। इसका मतलब है ये एल्गोरिथम तो फिर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये तो FIFO से फिर बेहतर हुआ, तो बेहतर तो है। अब देखते हैं कि कैसे बेहतर है और फिर इसकी लिमिटेशन क्या है, या ये एल्गोरिथम प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। अब इस पे हम थोड़ा सा बहस करते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। अच्छा जी, ऑप्टिमल एल्गोरिथम देखें, वो कहता ये है कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक पेज को रिप्लेस मत करो जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। उस पेज को रिप्लेस करो जो बहुत विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत देर बाद कहीं यूज होगा, उसको उठाओ। यानी करीब करीब में वो नहीं यूज होने वाला। अब जरा इसको जरा समझें, इस बात को मिसाल से अब आपको समझ आ जाएगी। जरा देखें गौर से कि ये देखें, शुरू में तो देखें ना, मैंने कहा 4 फ्रेम्स हैं आपके पास, तो 4 पेज फॉल्ट तो शुरू में होने ही है ना। वो तो पता है कि वो तो लेजी स्वैपर का काम है कि वो तो करता ही नहीं है। तो पहले 1 आएगा, वो पेज फॉल्ट डिस्क से आएगा, एक पेज फॉल्ट, 2 के लिए एक पेज फॉल्ट होगा, 3 के लिए भी एक पेज फॉल्ट होगा, 4 के लिए भी एक पेज फॉल्ट हो गया। अच्छा, अब आगे जरा बात करते हैं। ठीक है, 1 आया, 1 तो ऑलरेडी है ना, तो देयर इज नो पेज फॉल्ट हियर। 2 आया, नो पेज फॉल्ट। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आया 5। तो 5 अब जब आएगा तो 5 तो यहां नहीं है ना। अब ये किसको निकालेगा? अब ये कहता है जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लेट जो यूज होगा ना इन चारों में, उसको निकाल के तुम 5 को उसकी जगह ले आओ। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 में सबसे दूर कौन है जो बाद में यूज होगा? 4। 1 2 3 4 ऑलरेडी पढ़े हैं ना मेमोरी में, और सबसे लेट कौन यूज होगा? 4। तो ये देखें 5 इसने इस 4 से रिप्लेस कर दिया है। अब नया स्टेटस बन गया 1 2 3 5। तो 4 पेज फॉल्ट के बजाय शुरू में 4 पेज फॉल्ट हुए थे, ये 1 पेज फॉल्ट हो गया, तो 4 के बाद 5 पेज फॉल्ट हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद आया 1, नो पेज फॉल्ट, फिर आया 2, नो पेज फॉल्ट, फिर आया 3, नो पेज फॉल्ट, फिर आया 4 आया। तो 4 जब आया तो अब 4 किसको रिप्लेस करे? 4 रिप्लेस किया उसने जनाब 1 को। ठीक है, वो स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गई है, स्ट्रिंग कोई है ही नहीं। तो स्ट्रिंग उसने जाना, जब कोई नहीं है, उसे पता नहीं है, तो उसने लेट से 1 को जनाब हटा दिया कि जैसे एजम्पशन ये है कि 1 जना ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ये यूज़ नहीं होगा। वो वजह क्या है? क्योंकि ये 1 2 3 इन सब में पुराना है ना, तो लॉन्गेस्ट अब यही बनता है। चूंकि आगे स्ट्रिंग तो मुझे नहीं है, लेकिन अब जो क्यू में यानी जो फ्रेम्स यहाँ आ गए हैं, तो इनमें ये 2 नया है ना बनिस्बत 1 के, 3 उससे नया है बनिस्बत 1 के, यानी 1 सबसे पुराना पड़ा हुआ है ना यहाँ। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड यानी ऑफ टाइम हो गया, सबसे पुराना है यानी, तो इसने इसको रिप्लेस करके 4 यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। और 5 जब आया तो 5 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो नो पेज फॉल्ट। तो आपके पास शुरू में 1 पेज फॉल्ट 4 ये हुए, एक ये 5 के लिए हुआ, एक 4 जो ये वाला आया, यानी एक इसके लिए पेज फॉल्ट हुआ है और एक इसके लिए।
एक एक 4 इसके लिए और एक इसके लिए, और 4 शुरू में वो जो पेज फॉल्स हो रहे हैं, तो टोटल 6 पेज फॉल्स हुए हैं। तो शुरू में जो 6 पेज फॉल्स हुए हैं उसकी बुनियाद पर इसने कहा है कि ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। किसके मुकाबले में? FIFO के मुकाबले में। अच्छा भाई साहब, वो कहता है, मान लिया आपकी बात कि ये ऑप्टिमल है, लेकिन वो कहता है हाउ डू यू नो दिस। ये सवाल उसने हाउ डू यू नो दिस का पूछा, वैसे किस बारे में है? वो इस बारे में है कि ये तुम्हें एडवांस में कैसे पता है कि कौन सा पेज बहुत लेट यूज होगा इसके मुकाबले, जब तुम जिधर तक पहुंचे हुए हो, या ये इधर इनके मुकाबले में बहुत बाद में रेफर होगा। ये रेफरेंस स्ट्रिंग तुम्हें एडवांस में कैसे पता है? ये तो एंड यूजर के एक्शंस पे डिपेंडेंट है ना, कि वो क्या एक्शंस लेगा, कि कौन सा पेज वो रेफर करेगा। ये तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं है ये कि आगे कौन से, मतलब जो पेज रेफर हो रहे हैं, ठीक है, वो तो तुम्हारे नज़र आ रहे हैं कि लेट से अभी एक एंड यूज़र ने 3 प्रेस किया तो उसने एक ऐसे पेज को रेफर कर दिया जो कि लेट से पेज नंबर 7 में, तो तुम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद उसने पेज नंबर 6 रेफर कर दिया, फिर 3 रेफर कर दिया, फिर 4 रह गए। तो जहाँ तक तुम खड़े हो वहाँ तक तो तुम्हें ठीक है, पीछे की स्ट्रिंग तो पता है, लेकिन आगे की स्ट्रिंग के तुम पेजेस कैसे 6, 8, 9, 11, 5, 7 मुझे बता सकते हो। फ्यूचर के तुम्हें रेफरेंसेस कैसे पता है? फ्यूचर रेफरेंसेस तो तुम खुद से मुझे नहीं बता सकते। ये वही मसला है, अगर आपको याद हो किस चैप्टर में थे हम, वो जो नेक्स्ट CPU बर्स्ट हमने कहा था, ऑप्टिमल एल्गोरिथम नहीं था कि नेक्स्ट CPU बर्स्ट जो है ना, उसके ऊपर बेस करके हम कहते थे कि लीस्ट जो जिसका नेक्स्ट CPU बर्स्ट सबसे छोटा होगा हम उसको पहले CPU देंगे। तो हमने एक सवाल उठाया था कि आपको नेक्स्ट CPU बर्स्ट के सबसे छोटा होने का पता कैसे चल जाता है? ये आपको किसने कह दिया कि इसका नेक्स्ट CPU बर्स्ट इस प्रोसेस का छोटा होगा? ये तो डिपेंड करता है, वो जब वो लगेगा कि पता नहीं वो IO करता है कि यूज़र क्या करता है, इट डिपेंड्स। तो वहाँ याद है आपने एक काम किया था, वहाँ आपने एक प्रेडिक्शन फंक्शन यूज़ किया था। जाएं वो चैप्टर खोलें, प्रेडिक्शन फंक्शन हमने वहाँ यूज़ किया था, और वो भी एवरेजिंग की थी। हिस्ट्री कि कुछ रेफरेंसेस को ज़हन में रख किया था CPU बर्स्ट को, और कुछ जो करंट CPU बर्स्ट है उसका कि कुछ एवरेजिंग करके प्रोबेबिलिटी सेट की थी, उसको वेट्स दिए थे, और फिर उसकी बुनियाद पे हमने नेक्स्ट CPU बर्स्ट किया था। और वो हमने कहा था शुरू में मैच्योर नहीं होता, आस्ता आस्ता जाके वो फिर मैच्योर होना शुरू हो जाता है तुम्हारा नेक्स्ट CPU बर्स्ट की प्रिडिक्शन। तो ये उसी तरह का कोई मामला है कि तुम नेक्स्ट जो है ना, आगे फ्यूचर के रेफरेंसेस तुम एग्जैक्टली मुझे नहीं बता सकते, एग्जैक्टली तुम कभी भी नहीं बता सकते। लिहाजा ये एल्गोरिथम फिर मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल तो हो नहीं सकता जब तुम मुझे फ्यूचर रेफरेंसेस का शुरू में बता ही नहीं सकते। तुम तो जहाँ तक पहुँचे हो अभी तक रेफरेंसेस में उतने तक बता सकते हो, आगे का तुम बता ही नहीं सकते। तो फिर तो आप सवाल ये उठाएं कि फिर ये एल्गोरिथम हमने पढ़ा क्यों, वाई वी आर स्टडिंग दिस व्हेन दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। उसका जवाब अगली बुलेट में वो दे रहा है। एक तो हाउ डू यू नो दिस कई एक्सप्लेनेशन मैंने भी दी कि एक तो ये आपको पता चल ही नहीं सकता फ्यूचर के रेफरेंसेस का, और जब नहीं सकता तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकल नहीं है तो इसको पढ़ते क्यों हैं? तो पढ़ते इसलिए हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग हाउ वेल योर एल्गोरिथम परफॉर्म्स। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर किसी वजह से ये एल्गोरिथम इस तरह से, जिस तरह हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि ये चल जाए, तो 6 पेज फॉल्ट होंगे ना। अब तुम जो एल्गोरिथम लिखोगे ना, जो कि प्रैक्टिकल होगा, यानी जो कि इम्प्रैक्टिकल इसकी तरह नहीं होगा, जैसे FIFO है। FIFO क्या है? वो प्रैक्टिकल है ना, जो पीछे आपने पढ़ा है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये FIFO जो एल्गोरिथम पढ़ के आए हैं पीछे से, इसको तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके पेज फॉल्ट को अब आप ऑप्टिमल के साथ जब करेंगे तो कंपैरिजन करके बता लेंगे ना कि मैंने कितना % उसके स्टैंडर्ड के करीब हुआ हूँ मैं। समझ आइए? यानी इसने 4 फ्रेम्स के साथ FIFO ने कितने निकाले थे? 10 पेज फॉल्ट्स निकाले थे। इसने 4 फ्रेम्स के साथ कितने निकाले हैं? 6 पेज फॉल्ट्स निकाले हैं। आप एक एल्गोरिथम लिखते हैं कि वो 4 फ्रेम्स के साथ
8 निकालता है। तो अब आप इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा मेरा एल्गोरिदम एटलीस्ट FIFO से अच्छा है। स्टैंडर्ड साथ कंपेयर किया और FIFO के साथ भी किया तो आपको पता लगा कि मेरा एल्गोरिदम निस्बतन FIFO से अच्छा है। समझ आइए बात। तो ये सिर्फ इस काम के लिए अच्छा ये एल्गोरिदम, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है इस तरह से। हाँ, इसमें अगर आपको प्रेडिक्शन फंक्शन लगा के वो बातें और हैं, लेकिन वो भी वही बात है कि 100% एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर सकते आप उससे इस ऑप्टिमल एल्गोरिदम की। तो इट इज़ जस्ट फॉर इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आप इस एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज यू कैन से फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये हुआ जनाब आपके पास दूसरा एल्गोरिदम। अब आ जाए जी एक तीसरा एल्गोरिदम। अच्छा, तीसरा एल्गोरिदम से पहले इस रेफरेंस को भी चला लें ताकि एक मिसाल इसकी भी वही रेफरेंस स्ट्रिंग इस पे भी चला लेते हैं जो हमने उस पर चलाई थी, यही 701203। ठीक है ना जी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेज फॉल्ट्स आए थे FIFO से। अब देखते हैं कि इसको जब ऑप्टिमल से कंपेयर करेंगे तो कितने आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट्स आए सिर्फ। ठीक है ना जी। रेफरेंस स्ट्रिंग दोनों में सेम रखी है। कैसे हैं अब ज़रा वो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ आपको आ जाए। 7 आया, 1 पेज फॉल्ट, दूसरा पेज फॉल्ट, तीसरा पेज फॉल्ट। 2 आया। अब 2 ने 7 को 0 और 1 में किसको रिप्लेस करना है, जो बहुत बाद में यूज होगा। ठीक है ना जी। डेफिनेशन क्या है इसकी, जो कि विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो बहुत लेट यूज होगा, रेफर होगा। तो अब 2 किसको रिप्लेस करेगा 701 में, जो सबसे लेट है। तो 0 तो अभी करीब करीब यहाँ होगा और 1 ये होगा और 7 ये है, तो सबसे दूर ये है ना। तो ये जो है ना किसको रिप्लेस करेगा, इस सबसे दूर वाले को। तो इधर आ गया, सही है। 0 आया, नो पेज फॉल्ट क्योंकि ये 0 है। 3 आया, अब 3 जो है ना किसको करेगा 201 में 3 किसको अब छेड़ेगा 201 में 0 ये 2 और 1 दूर हुआ ना सबसे, तो इसने 3 ने 201 में 1 की जगह पकड़ी। फिर आया जी, बात समझ आ रही है। 0 आया, 0 की सूरत में नो पेज फॉल्ट है, तो उसी तरह 203 स्टेटस है। अब 4 आया, 4 अब 203 में किसको रिप्लेस करेगा। तो 4 के बाद जनाब 2 0 और 3, 203 में सबसे लेट कौन आ रहा है 0, तो 4 देखें इसने 0 को रिप्लेस किया है। तो इस तरह से आप चलते जाएं और ये इस तरह से आप चलाएं, खुद ही इसको करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑप्टिमल जो है ना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। चलिए जी, अब आ जाएं एक तीसरे एल्गोरिथम को देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर वक्त हुआ तो एक और भी कर लेंगे एल्गोरिथम, नहीं तो फिर इसको यहाँ रोक देंगे। अच्छा जी, तीसरा जो एल्गोरिथम अब हम देखते हैं वो इट स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU एल्गोरिथम। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंट जो होगा ना, ये उसको क्या करेगा, लीस्ट रिसेंट जो पेज होगा उसको ये निकाल बाहर करेगा, इस एजम्पशन के साथ कि ये बहुत पुराना हो गया, ये शायद अब दोबारा रेफर नहीं होता, इसलिए इसको मैं बाहर निकालता हूँ फिलहाल। ये नहीं, ये पेज जो है ना शायद जो है ना ये रेफर अभी नहीं होता, इसलिए इसको बाहर निकालो। तो लीस्ट रिसेंटली यूज जो है ना वही रेफरेंस स्ट्रिंग अभी मैं रख रहा हूँ। ठीक है ना जी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको, लीस्ट रिसेंट को पहले मिसाल से चलाता हूँ। लेकिन ये सबसे पहले तो 4 पेज फॉल्ट्स तो होंगे ही होंगे, वो तो आपको पता है कि लेजी स्वैपर का जो मैंने उसूल समझाया है आपको।
तो सबसे पहले जनाब ये आया, एक पेज फॉल्ट हुआ, दूसरा हुआ, इस पे तीसरा हुआ और इस पे चौथा, 4 पेज फॉल्ट हुए। अच्छा, अब आया 1, ठीक है ना जी। तो 1 पे नो पेज फॉल्ट, ठीक है ना, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। 2 आया, ऑलरेडी है, नो पेज फॉल्ट। हाँ जी, 5 आया, 5 में पेज फॉल्ट होगा क्योंकि 1 2 3 4 है। तो 5 में जब पेज फॉल्ट होगा तो लीस्ट रीसेंट कौन है अब इसमें जो पढ़े हैं यहाँ? देखें 2 भी रेफर अभी हुआ है, मोस्ट रीसेंट 2 रेफर हुआ है, उससे फिर कम मोस्ट रीसेंट 1 था, उससे कम 4 था, तो 1 2 4, ठीक है ना जी। इसका मतलब है 3 सबसे पुराना है, लीस्ट रीसेंट है इनमें, इन चारों में। तो ये 5 फिर 3 की जगह बैठेगा। तो देखें ये 5 3 की जगह बैठ गया। बात समझ आ रही है? अब स्टेटस ये समझ आ गई कि हम 5 तक चल गए और ये स्टेटस बन गया। अच्छा, अब 1 आया, ठीक है जी। 1 आया, 1 मौजूद है, ठीक है जी। 2 आया, 2 मौजूद है। 3 आया, 3 मौजूद नहीं है, पेज फॉल्ट हुआ। तो 3 अब पीछे जाएं, पीछे जाएं 2 भी उसमें मौजूद है कि नहीं है? 2 मौजूद है। फिर 1 आया, 1 भी मौजूद है। 5 आया, तो 2 1 5 तो यहाँ मौजूद है ना, ठीक है ना। 2 1 5 तो मौजूद है ना, ठीक है। तो अब ये 3 किसकी जगह बैठेगा? यानी देखें 2 1 5 इधर आए, ये 2 1 5 तो मौजूद हैं। अब 3 जो है ना इस 4 की जगह बैठेगा, क्योंकि 2 1 5 से 4 पीछे यहाँ आया हुआ है कहीं। तो लीस्ट रीसेंट ये है इन चारों में, इन चारों के मुकाबले। तो 3 ने इसकी जगह पकड़ी। फिर 4 आया जी। अब 4 का मुकाबला, 4 अब किसकी जगहों पे पकड़ेगा? इन चारों में से देखेगा कि कौन सबसे पुराना है, पहले यूज हुआ है। हाँ जी, तो 4 से पीछे देखें 1 2 5 3, तो 3 ये है, 1 2, तो वो 5 पुराना है। तो ये देखें 5 की जगह बैठ गया, ठीक है ना, लीस्ट रीसेंट। और 5 आया, तो 5 अब देखेगा कि वो फाइनली तो सबसे पुराना पीछे ये 1 है, तो ये 5 1 की जगह बैठा। तो लीस्ट रीसेंट यूज एल्गोरिथम अब आपको समझ आ गई कि जो लीस्ट रीसेंट है वो इस अजम्पशन पे ही उसको जो है ना उस पेज को रिप्लेस करता है जिसको ये समझता है कि ये सबसे पुराना यूज हुआ है, ठीक है ना जी। तो पुराना यूज हुआ है का मतलब ये है कि उसकी अजम्पशन ये है कि यार ये पेज इतना पुराना यूज हुआ है कि अब दोबारा इसकी उम्मीद नहीं है कि यूज हुआ है, ये करंट की एक्टिव पेजेस में से नहीं है इस प्रोसेस के, इसलिए इसको निकाल बाहर करो। ये इस अजम्पशन पे एल्गोरिथम चलता है। तो ठीक है, अब हर एल्गोरिथम की अपनी अपनी अजम्पशंस हैं। अब ये अजम्पशन बाज़ औक़ात ठीक भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात सही नहीं भी हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। ये देखें ना, इस एल्गोरिथम की इसी रेफरेंस स्ट्रिंग में एक मिसाल ले देता हूँ। ये आप इस जगह तक जब यहाँ से यहाँ तक चल रहे थे, यहाँ तक तो आप कह रहे थे कि 1 इसमें लीस्ट रीसेंट है क्योंकि ये यूज़ नहीं होता, इसको निकालो। लेकिन जो ही इसको अगर आपने निकाला तो ये 1 यहाँ पे दोबारा आया कि नहीं आया? तो ये फिर यूज़ हो गया। अभी आपने इसको निकाला और अभी ये दोबारा आ गया। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही तो बातें की थी कि भाई ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितना हम समझते हैं। ये एल्गोरिथम सारे अपने अपने जो है ना तरीके तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे जो है ना ये जो कंट्रोल में नहीं है, ये रेफरेंस स्ट्रिंग जब कंट्रोल में नहीं है तो आपका कोई एल्गोरिथम हर लिहाज से फिट नहीं बैठ सकता। एक अगर बैठता है तो वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, लेकिन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट आपने कह दिया कि वो तो आपको रेफरेंस स्ट्रिंग का इल्हाम कैसे होगा कि ये जनाब ये एडवांस में कि ये आगे ये स्ट्रिंग ऐसे यूज होगी। ये हमने कहा था ये तो सिर्फ आप एक एल्गोरिथम को मैयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसके लिए कोई ज़रिया ये नहीं बन सकता किसी एल्गोरिथम के लिए। समझ आ गई बात? तो ये जनाब हुआ आपका लीस्ट रीसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जरा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको कोड करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे।
तो अब उसने थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट डिस्कस किया है लीस्ट रिसेंटली यूज का। उसने यानी आपको ये कैसे, ये तो आप बड़ी आसानी से यहाँ देख के कह रहे हैं ना कि ये चूंकि इन चारों में ये पुराना था, देख के आंखों से कह रहे हैं कि ये बहुत पहले यूज हुआ था, चूंकि यहाँ पहुंचे तो सबसे पुराना ये था तो लिहाजा इसको निकाल दिया यहाँ से। कोड को ऐसे देखेगा तो कोड में उसने कहा एक इम्प्लीमेंट, इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन आपके इस किताब वाले ने डिस्कस किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहली इम्प्लीमेंटेशन उसने डिस्कस की है काउंटर इम्प्लीमेंटेशन। काउंटर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने ये कहा है आपको, वो कहता ये है कि एवरी पेज एंट्री हैज अ काउंटर, ठीक है ना जी। सिंगल काउंटर वेरिएबल फॉर ऑल पेजेस होगा आपका, और एवरी काउंटर वैल्यू इज स्टोर्ड विद पेज व्हेन दैट पेज इज रेफरेंस्ड, ठीक है ना जी। जब भी यानी हर पेज, जैसे ये अब एक प्रोसेस के पेजेस है ना, मतलब मैं इसको देखूं 1 2 3 4 5 पेजेस है लेट्स से इस प्रोसेस के, तो हर पेज के साथ एक काउंटर वैल्यू एसोसिएटेड होगी, ठीक है, एक काउंटर वेरिएबल होगा हर एक प्रोसेस का, ठीक है। एवरी टाइम पेज इज रेफरेंस, जब भी पेज रेफरेंस होगा थ्रू दिस एंट्री कॉपी द क्लॉक इनटू द काउंटर। अच्छा, जब भी ये पेज रेफर होगा तो आप उसमें क्लॉक की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉक की वैल्यू का मतलब यह है कि अगर आप इसको वो रिवायती मानों में क्लॉक लेते हैं ना तो चलें उस तरह ले लें, अदरवाइज आपको इसको अगर उस तरह में, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर रिवायती मानों में मैं कहता हूं कि जनाब पेज नंबर 1 आपने पहली दफ़ा जब रेफ़र किया था ना तो घड़ी पे आपके जो ना सिस्टम क्लॉक पे 12 बजे थे। फिर जब दूसरा पेज रेफ़र हुआ ना तो ज़ाहिर है वो 12 बजे के बाद रेफ़र हुआ था ना, थोड़ी देर बाद हुआ है, तो ये 12:02 पे हुआ है। फिर तीसरा जो पेज है ना ये 12:05 पे हुआ है, लेट्स से ऐसी मिसालन जिक्र कर रहा हूँ। चौथा पेज फिर आपका रेफ़र हुआ है 12:08 पर, ठीक है। अब चौथे के बाद कौन हुआ है ज़रा और से बताएं। 1 दोबारा हुआ है, तो ये 12 कितने पे हुआ है, ये 12:10 पे हुआ होगा रफली ना, क्योंकि 4 तो 12:08 पे हुआ है। तो जब ये 12:10 पे हुआ तो अब आप 12 बजे वाला टाइम इसका रिप्लेस कर दें लेटेस्ट टाइम से, वो क्या है 12:10। अब 2 आया तो 2 का नया टाइम 12:12 हो गया लेट से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब आपको फ्रेम 4 फुल हो जाएंगे और नए पेज को डालना होगा ना तो आप इसमें देखेंगे कि जिसका टाइम सबसे पीछे होगा ना वो सबसे पुराना होगा। तो अब ज़रा इस मौजूदा हालत में देखें सबसे पुराना टाइम किसका है, पेज 3 का है। तो आप कहेंगे ये 12:05 पे लास्ट टाइम रेफ़र हुआ था, क्योंकि अगर ये दोबारा रेफ़र हुआ होता तो इसका भी टाइम 12:05 से अपडेट हो चुका होता, इसलिए इस लीस्ट रीसेंट पेज है, लिहाजा इसको निकालो बाहर, इसकी जगह नया पेज आएगा और उसका जो उस वक्त का टाइम होगा वो साथ लिखा जाएगा। तो ये काउंटर इम्प्लीमेंटेशन हुई कि जिससे आपको पता लग गया कि कौन सा पेज मेरा लीस्ट क्या है, रीसेंट है, यानी सबसे पुराना है। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन भी यानी आप प्रपोज कर सकते हैं कि आप जनाब 1 2 3 4 5 पेजेस हैं और आप इस तरह करें कि एक काउंटर वेरिएबल है, उसको आप 0 कर दें और पेज नंबर 1 काउंटर नंबर 0 पे रेफ़र हुआ है, काउंटर नंबर जो ना ये इसकी काउंट की वैल्यू, हर एक की अपनी काउंट की वैल्यू होगी, इसकी अपनी काउंट होगी, इसकी काउंट की वैल्यू, इसकी काउंट की वैल्यू, इसकी काउंट की वैल्यू, जैसे ही कह रहा है ना कि एवरी पेज हैज़ अ काउंटर, तो इसकी काउंट की वैल्यू, सब की वैल्यू जो ना 0 है इनिशियली, सही है ना, क्योंकि शुरू में कोई भी नहीं रेफ़र हुआ। जो ही 1 रेफ़र होता है ना, ठीक है जी, तो इसकी क्या एंट्री को आप क्या कर दें, आप इसकी एंट्री जो है ना 0 से काउंट प्लस कर दें, ठीक है जी। फिर 2 की एंट्री को जनाब क्या कर दें, 1 कर दें। फिर 3 की क्या कर दें, 1 कर दें। फिर 4 की क्या करें जनाब, 1 कर दें, सही है ना जी। अब जब ये 1 आएगा जब दोबारा, तो 1 की एंट्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना जी। फिर 2 आया तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी भी 2 हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये इस तरह से भी आप चला सकते हैं। इस तरह के काउंटर मैकेनिज्म को भी लेके चल के आप जनाब अपना जना क्विक मैकेनिज्म बना सकते हैं। इस तरह से अगर काउंटर चलाना है, या जना वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो क्लॉक का जो मैकेनिज्म है उसको भी कर सकते हैं, किस जो भी करते हैं, लेकिन वो आपको फर्जी तौर पे एक जना एल्गोरिथम समझा रहा है कि क्या करें आप, कि आप हर पेज के जना एंट्री हैज अ काउंटर, every time page is referenced through this entry, copy the clock into that counter। क्लॉक जो करंट जो मौजूदा टाइम है उसको लेके आप उसमें कॉपी कर दें, तो उसकी काउंटर की वैल्यू के साथ एग्जिस्टिंग क्लॉक की वैल्यू कॉपी कर दें, तो इससे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा वो यूज़ हुआ है और उसकी मौजूदा क्लॉक लास्ट टाइम कितना वो कितने बजे वो यूज़ हुआ था। ये दोनों चीज़ों से के मिक्सचर से भी आपको एक बड़ी अच्छा क्लू मिल सकता है। और कुछ लोगों ने आगे इस तरह के एल्गोरिथम कुछ प्रपोज रिसर्च में किए हुए हैं कि ये कितना फ्रीक्वेंट है और कितना, यानी कितना फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कितनी ज़्यादा दफ़ा ये यूज़ होता है, और ये क्लॉक ये बता रही है कि लास्ट टाइम ये किस टाइम पे ये यूज़ हुआ था। ठीक है ना जी। तो ये असल में मैंने वो कुछ जो है ना कुछ और वो अगले जो नॉलेज है ना उसको भी इधर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी। ये जो है ना ये सिंपल एल्गोरिथम तो सिंपल ये कहता है कि बस आप क्लॉक की वैल्यू, तो जिसके क्लॉक की वैल्यू जिसके काउंटर में सबसे पीछे वाली रह जाने वाली वैल्यू जिसके क्लॉक में होगी वो सबसे लीस्ट रीसेंट होगा, और आप उसको वो इन चारों में से जो भी होगा उसको बाहर निकालें और नए पेज को उसकी जगह डाल लें स्ट्रेट अवे। बस ये इसका एल्गोरिथम है। तो वो आगे यही कहता है सेकंड बुलेट में कि व्हेन अ पेज नीड्स टू बी चेंज लुक एट द काउंटर्स टू डिटरमाइन व्हिच आर टू बी चेंज। लुक एट द काउंटर मीन्स कि जिसकी क्लॉक वैल्यू सबसे पीछे रह गई है, सबसे पुरानी है, उसके ऊपर आप उसको बाहर निकालें। ठीक है जी। और ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, तो वाल इसको आप खुद चलाएं। 7 0 1 3 फिर 2 आया, तो लीस्ट रीसेंट में अब 7 सबसे इन तीनों में कौन पुराना है, 7 0 1 में 7 पुराना है, तो ये जनाब उसकी जगह रिप्लेस होगा। फिर 0 आया, नो पेज फॉल्ट। ठीक है। 3 आया, तो 3 आया में जनाब 201, तो 201 में जनाब 1 सबसे पुराना है, तो 3 जनाब वो 1 की जगह पे लग गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना जी, ऐसे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी LRU की स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। बस ये इसकी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहाँ रोक देते हैं। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या है, यानी एक तो आपने वो क्लॉक वाली बात की ना, एक ये कहता है कि कीप अ स्टैक ऑफ पेज नंबर्स इन अ डबली लिंक फॉर्म। ठीक है। कीप अ स्टैक ऑफ पेज नंबर्स इन अ डबली लिंक फॉर्म। अच्छा, ये क्या कहता है, इसको मैं ज़रा अभी, अब ये प्रोग्रामिंग की बातें हैं, तो प्रोग्रामिंग आपकी मजबूत होगी ना, तो अब आप ज़रा बातें ये जल्दी समझेंगे इसकी। और वो कहता है कि पेज रेफरेंस मूव इट टू टॉप। जो पेज रेफरेंस होगा ना उसको स्टैक के स्ट्रेट अवे टॉप पे ले आओगे। और फिर आगे ये और बड़ी पेचीदी बात करता है, इट रिक्वायर्स 6 पॉइंटर्स टू बी चेंज्ड। अच्छा, ये पता है क्या कर रहा है, ये डबली लिंक लिस्ट को बिहेव कर रहा है एज अ स्टैक। और ये कहता है कि जब इस तरह से तुम करोगे ना, तो इसके नतीजे में तुम्हें सर्च नहीं करनी पड़ेगी कि किस तुमने पेज को रिप्लेस करना है ना। पिछली वो टेक्निक में तो ये है ना, यानी पिछली टेक्निक में तो ये है ना कि बार कैफ तुम्हें जो 5 काउंटर या 4 काउंटर जो तुम्हें मिलेंगे, तो इन चारों में सबसे पुराना काउंटर जिसका होगा उसको निकालोगे, तो चारों में सर्च करके पता लगेगा ना। ये जो टेक्निक है ना, इसमें ब्यूटी ये है कि 6 पॉइंटर जब तुम अपडेट करोगे ना, तो कमाल ये होगा ना कि इसमें एंड ऑफ द डे तुम्हें जो है ना सर्च नहीं करनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट की। बस वो जो टेल पे पड़ा होगा ना स्टैक की सबसे नीचे, जो डबली लिंक लिस्ट का जो टेल होगी, उसमें बस वो सबसे लीस्ट रीसेंट होगा, उसको बाहर निकालो, बस उसकी जगह नए बंदे को ले आओ, बस स्ट्रेट अप। अच्छा, अब ये किस्सा कैसे होगा, तो अब इसके लिए इसने एक मिसाल भी डिस्कस की हुई है। पहले वो मिसाल मैं आपको समझाता हूँ जो इसने किताब वाले ने आपकी डिस्कस की है, फिर वो जो 6 पॉइंटर वाला फ़लसफ़ा इसने ऐसी इधर तो डायरेक्ट कह दिया है,
वो फिर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। अच्छा, वो किताब वाली की मिसाल पहले देख लें कि यूज़ ऑफ अ स्टैक टू रिकॉर्ड द मोस्ट रीसेंट पेज रेफरेंसेस कैसे। ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है ना जी, ये रेफरेंस स्ट्रिंग है और इसको वो कहता है कि जनाब आपने वो स्टैक के तरीके से वो कहता है कि जो द मोस्ट रीसेंट पेज है ना, उसको क्या करो, जो पेज रेफरेंस होता है उसको मूव इट टू द टॉप करो, ठीक है। अच्छा, अब मूव इट टू द टॉप मैंने अगर करना है तो कैसे मूव इट टू द टॉप करूँगा, अब आपने इसको ज़रा यहाँ देखना है, ठीक है जी। सबसे पहले पेज कौन सा रेफर हुआ, 4, ठीक है ना जी। तो ज़रा गौर से मेरे इस डायग्राम को फिलहाल साथ साथ मैं अपनी डायग्राम बना रहा हूँ, एंड में फिर ये बन जाएगी। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है ये देखें ए, ये पॉइंट ए यानी ये स्टैक बिफोर ए, यानी जब आप यहाँ से चलेंगे ना और इस ए तक आपकी स्ट्रिंग पहुँच जाएगी तो स्टैक की ये हालत होनी चाहिए, ये जो इसने बनाई है। और फिर इसके बाद जब ये 7 इनकाउंटर कर लेंगे बी तो स्टैक आफ्टर बी यानी 7 के बाद स्टैक की ये हालत हो जानी चाहिए। तो ये तो इसने डायरेक्ट बता दिया ना। अब मैं इसको ज़रा सा चला के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चला के ज़रा देखते हैं कि कैसी बनती है ये। सबसे पहले कहता है कि 4 आपने, तो ये कहता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट फॉर्म। अच्छा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट फॉर्म को भी ज़रा बाद में मैं करता हूँ, फिलहाल मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। ये जो इसने पीछे बात की ना, वो 6 पॉइंटर और डब्ल्यू लिंक, वो बाद में, पहले फ़लसफ़ा इसका समझ लें कि ये फिलहाल बुनियादी बात जो इसने पिछली स्लाइड में की है, क्या किया है इसने कि जो पेज रेफरेंस होता है ना, मूव इट टू द टॉप करो, बस उसको ऊपर, सबसे ऊपर लाओ स्टैक के, ठीक है ना जी। तो उसको देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले 4 आएगा तो उस वक्त तो स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो बस ठीक है, वो सबसे इधर आ गया, 4 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट कौन आया, 7 आया। ऊपर रेफरेंस लिंक खुद चलाएं। अच्छा, मैं ऊपर नहीं ऐसे बार बार दिखाऊंगा। 7 आया तो वो इसके ऊपर आएगा, पुश होगा, इधर आ गया, ठीक है जी, सही है जी। हाँ जी, उसके बाद क्या आया, 0 आया। हाँ जी, 0 आ गया इधर, क्लियर हो गया जी। अच्छा, 0 के बाद अब क्या आया है, 7 आया ना, तो 7 तो ऑलरेडी इसमें है ना, तो 7 को मैं इसी से निकाल के दोबारा ऊपर लाऊंगा, क्योंकि अब ये मोस्ट रिसेंट हो गया, ये कहना ये चाह रहा है। तो अब स्टेटस हो जाएगा क्या, यानी ये इस तरह हो जाएगा 4 0 7, यानी ये 7 खिसक के टॉप पे आ गया है, स्टैक के टॉप पे आ गया है, समझ आइए। अच्छा, जब जो नया आएगा वो तो ऊपर ही लगेगा, लेकिन जो पुराना है इसमें रेफर होगा ना, वो यहां से अंदर से निकल के ऊपर आएगा। अच्छा, अब जब ये 0, ये समझ आ गई आपको, तो 1 आएगा तो कहाँ लगेगा, वो स्टैक के ऊपर लगेगा। हाँ जी, 0 आया, तो अब 0 आया तो वो कहाँ लगेगा, वो अब ये यहां से निकल के ऊपर लगेगा, तो ये स्टैक की हालत हो जानी चाहिए। अब क्या, 4 7 1 0, ठीक है ना जी, यहां तक चले गए हम। हाँ जी, 1 आया। हाँ जी, तो अब क्या बनी, 4 7 0 1, ठीक है जी। 2 आया, ठीक है ना जी, तो 4 7 0 1 2, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जगह यहाँ नहीं है, मैं इधर बकिया बनाता हूँ। हाँ जी, 2 भी आ गया जी। हाँ जी, 2 के बाद 1 आया, तो अब क्या बना, 2 के बाद ये वाला 1। हाँ जी, तो 4 7 0, ठीक है ना जी, और 2 और 1, ठीक है ना जी। उसके बाद 2 आया, तो फिर क्या बना, 4 7 0 1 2, ठीक है जी। आपका यहाँ तक हल हो गया, मसला हो गया ना। अच्छा, ये पॉइंट आ गया जहाँ पे ये स्लाइड कह रहा था ए, स्टैक बिफोर ए, तो मुझे बताएं ना ये स्टैक की ये शक्ल, 4 7 0 1 2, और ये मैंने जो निकाला है यही निकाला है कि नहीं, 4 7 0 1 2, एक ही है कि नहीं बात। अच्छा, फिर इसके बाद जरा इसको एक स्टेप और चलाएं आगे, तो इससे जो चीज़ निकलेगी वो 7 के बाद फिर बी, तो ये निकलनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी,
2 के बाद 7 आएगा, तो 7 अब यहाँ से ऊपर निकाल के ऊपर जाएगा तो कैसे आएगा, 4 0 1 2 7, ये ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो ये यही नहीं है जो साथ में इसके ये बना हुआ है। अब समझ आई जी बात आपको कि ये इसने ये कैसे बनाया है, ये सारी स्लाइड इसने, तो ये असल में इसने बहुत डायरेक्ट जो है ना वो कर लिया। लेकिन बहरहाल जिस बंदे की कोई प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग हो, वो थोड़ी सी बात को समझता हो, तो वो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाए ना तो इस बात को समझ जाएगा। अच्छा, अब जो है ना ये तो मैंने आपको इसकी ये जो बात है ना ये कि अब जरा दोबारा इस बात को पढ़ें, अब दोबारा पढ़ेंगे ना, अब बड़ी बात ये ना आपको ये समझ आएगी आपको ये बात और अच्छी। अच्छा, कि वो कहता है कि स्टैक कीप अ ट्रैक ऑफ पेज नंबर इन डब्ली लिंक फॉर्म। अच्छा, अब डब्ली लिंक फॉर्म आगे मैं दोबारा वो ड्रॉ करके समझाता हूँ। अच्छा, कि मैं अब स्टैक को डब्ली लिंक फॉर्म में बनाता हूँ, और जो दरमियान से एक बंदा निकलेगा ना उसको स्टैक के ऊपर कैसे, तो मूव इट टू द टॉप करूँगा, जो दरमियान से जो पेज रेफर होगा ना उसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, वैसे ही जो अभी दिखाया है। लेकिन वो कहेगा 6 पॉइंटर्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, चले जी, अब वो इसकी वो फ़लसफ़ा कि ये 6 पॉइंटर्स क्या बुला है, तो वो भी ज़रा देखते हैं। अभी ये मैं मिटाता हूँ, अब ज़रा और से करें। अच्छा जी, अब ये ज़रा मुझे बताएं, ये मैं ज़रा ये जो डायग्राम है ना, इसको अब मैं ज़रा डब्ली लिंक में ज़रा बनाता हूँ। तो मुझे बताएं ये कि ये डब्ली लिंक में इधर 2 है, यानी यही तस्वीर मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगली नोड में 1 है, ठीक है जी, अगली नोड में 0 है, अगली नोड में 7 है, और अगले नोड में 4 है। अच्छा, ये जो है ना डब्ली लिंक का हेड है समझ लें, या फ्रंट आप कहते थे इसको। ये डब्ली लिंक वो जो है ना टेल है, बॉटम है, टेल है, वो जो पॉइंटर एक आप खड़ा कर, वो पता है ना कि डब्ली लिंक लिस्ट में यानी जो है ना आपके जो है पॉइंटर्स दोनों साइड पे, क्योंकि आपने इसको स्टैक भी ट्रीट करवाना है और दरमियान से जना भी बंदा निकल सकता है। तो वो कह रहा है कि एक जो बंदा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर जना इधर पॉइंटर खड़ा करते हैं या नहीं करते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, नहीं भी खड़ा करते कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मुझे बताएं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इसके नेक्स्ट में ये होगा तो इसके प्रीवियस में ये होगा, इसके नेक्स्ट में ये तो इसके प्रीवियस में ये, इसके नेक्स्ट में ये, इसके प्रीवियस में ये, इसके नेक्स्ट में ये तो इसके प्रीवियस में ये, और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल, और हेड के प्रीवियस में क्या होगा, नल होगा कि नहीं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं ना, ये स्टेटस आपने कब बनाया था, जब आप यहां तक पहुंचे थे। अब जब 7 रेफर होगा, 7 जब रेफर होगा इस डायग्राम पे, तो इससे इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट से ये वाली शक्ल इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे बनेगी, वो जो बनेगी उसमें वो कहता है 6 पॉइंटर अपडेट होंगे। अब वो जरा मैं बताता हूं कैसे होंगे, वो जरा देखें। पहले तो मुझे बताएं कि वो 6 पॉइंट, मैं पेन का डायरेक्शन ना वो बदल दूं ना कलर, तो शायद कुछ आसानी हो जाए। हाँ, अच्छा, ये देखें जी, कौन सा रेफर हुआ पेज, 7 की तरह ज़्यादा ये है कि नहीं है। अच्छा, अब आपने 7 को उठा के यहाँ से टॉप पे लाना है कि नहीं लाना है, लाना है कि नहीं लाना है ना, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। तो मुझे अब ज़रा गौर से जवाब दें, एक सेकंड, मैं पहले इधर बनाता हूँ इसको, 4 इसका ये नल, ठीक है जी, बल्कि यहाँ जगह कम है, इधर उधर बनाता हूँ, 4 इसका ये नेक्स्ट में नल, ठीक है जी। अब 7 ऊपर जाएगा, मुझे ये बताएं कि जब 7 ऊपर जाएगा, यहाँ से जब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 4 के जो नेक्स्ट में ऊपर अब 7 की बजाय 0 आएगा कि नहीं, और 0 के नीचे नेक्स्ट में
4 आएगा कि नहीं, यानी ये पॉइंटर अपडेट होके यहाँ लगेगा कि नहीं, एक पॉइंटर का अपडेट हुआ। और ये जो 0 के नेक्स्ट में अब 7 था, ये अब यहाँ उठ के यहाँ आएगा कि नहीं, क्योंकि आपने अब 7 को यहाँ से निकालना है। तो 2 पॉइंटर अपडेट हुए यहाँ कि नहीं, 2 पॉइंटर्स अपडेट, 2 पॉइंटर तो यहाँ अपडेट हो गए। वो 6 मैं बराबर करके दूंगा अभी, 2 तो यहाँ हो गए। ये समझ आ गई? अच्छा, जब 2 यहाँ हो गए तो अब मैं डायग्राम यहाँ जब रिवाइज बनाऊंगा तो अब मैं ये बनाऊंगा कि 0 यहाँ आ गया, 0 के अब नेक्स्ट में ये है, और 4 के ये पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है जी। और 0 के ऊपर क्या था, 1 था, और 1 के इधर ये था, और 1 के ऊपर क्या था, और 2 था, और 2 के इधर ये था, और यहाँ पे क्या था, हेड। सही है जी, हेड पॉइंटर। अच्छा, अब मुझे बताइए ये कि इसके नेक्स्ट में नल था। अब मुझे आप बताएं, ये जो इधर जो है ना, ये आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 यहाँ लगाएंगे आप, ये जो यहाँ से निकाला है आपने, 7 लगाएंगे यहाँ। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुनना है, 4 पॉइंटर रह गए ना जो अपडेट 6 में से करने। ये 7 के नेक्स्ट में ये लगेगा, 1, ठीक है, 1 हो गया। 2 के ये जो प्रीवियस नल था, इसको आप 7 पे खड़ा करेंगे तो ये दूसरा पॉइंटर अपडेट हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंटर 7 का जो प्रीवियस है, अब वो नल करेंगे क्योंकि उसका वो तो हेड हो गया ना, 2 के ऊपर आ गया, तो 3 हो गए। और चौथा क्या रह गया काम, अब आपकी इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हेड 2 तो नहीं है, 7 है, तो ये हेड पॉइंटर जो इसका हैंडल था, इसको अपडेट करेंगे तो ये हेड अब इधर नहीं होगा, बल्कि अब ये हेड कहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ। ये आपके 4 पॉइंटर अपडेट हुए। तो 4 पॉइंटर यहाँ अपडेट हुए और 2 ये अपडेट हुए। टोटल आपके वो 6 पॉइंटर बने, जिसका उसने बड़ी आसानी से यहाँ पे एक फिक्रे में कह दिया कि इट रिक्वायर्स 6 पॉइंटर्स टू बी चेंज्ड। ठीक है जी। और फिर जब ये बात करके वो जो नतीजा निकालता है ना, अब आपको समझ आ जाएगा कि नो सर्च फॉर रिप्लेसमेंट। हाँ जी, तो अब बताएं ना, अब जो मुझे बताया जब ये काम हो जाएगा, और अब आपने जब इसमें जब लीस्ट रीजन कौन है, लीस्ट रीजन कहाँ पड़ा है, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फिर लीस्ट रीजन भाई साहब ये है कि नहीं है, क्योंकि जो रेफर होता चला जाता है वो तो बार बार आपके ऊपर ऊपर जाके लगना नहीं शुरू हो जाता स्टैक के, तो एंड में कौन रह जाता है बेचारा, जो कि लीस्ट रीसेंट होता है, जो कि जो रेफर होता चला जाता है वो तो बार बार ऊपर फुदक पे स्टैक में ऊपर जाता है, और जो एंड में जो रह जाता है ना वो सबसे लीस्ट रीसेंट होता है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए मैंने ये टेल पॉइंटर यहाँ खड़ा किया रवाया था आपको कि आप सीधा सीधा ये टेल जो है ना, इस पे जो बंदा खड़ा है ना, इसको मारें डिलीट, यानी इसको निकालें, इसको निकाल सकते हैं आप यहाँ से, और इसकी जगह जनाब आप अगर इसको डिलीट करना है या निकालना है या जो भी करना है, अगर डिलीट नहीं करना है तो बस ठीक है, फिर इस पॉइंटर को भी ना रखें, ये टेल जो बाहर खड़ा किया है। बहरहाल यानी इस 4 तक पहुंचने के लिए आपको ये टेल पॉइंटर मैंने खड़ा किया था, अगर इस 4 तक नहीं पहुंचना है बहरहाल, लेकिन ये पूरी लिस्ट सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये टेल पॉइंटर के ज़रिए आप इस 4 नंबर पेज तक लीस्ट रीसेंट यानी आपका जो है ना, और द मोस्ट रीसेंट आपका ये है, लीस्ट रीसेंट ये है। अब आपकी मर्जी, जो करना चाहते हैं, जिसको निकालना चाहते हैं, जिसको रखना चाहते हैं करें, जो भी करना है। पिछली स्कीम में आपको बार कैफ जितने भी मौजूद थे उन सब के बार टाइम स्टैम्प चेक करके ही पता चल सकता था, टाइम स्टैम्प के बगैर पता नहीं चल सकता था। और जो टाइम तो आपने स्टैंपिंग की हुई थी कि जिसका टाइम स्टैम्प सबसे पुराना है उसको आप सर्च कर लेंगे इस 4 में, और इसमें ये सारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट सर्च नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस जो सबसे नीचे रह गया है वो सबसे लीस्ट रीसेंट है, बस उसको निकाल दें, जो भी करना है उसके साथ।
तो बहरहाल ये दो तरीके हैं कौन सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के। ठीक है जी, चलें जनाब, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम तो ओवर हो गया है। तो अब इस लेक्चर को हम यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह। ये लीस्ट रिसेंटली यूज जो है ना एल्गोरिथम की एक थोड़ी सी मॉडिफाइड एक एल्गोरिथम इसी के आगे आ रहा है इंशाल्लाह। यही लीस्ट रिसेंटली यूज अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम, वो इसी ने इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है इसी का ही, तो लेकिन नया एल्गोरिथम है चूँकि, तो इसलिए इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज वी स्टॉप हियर।